क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाएंगे, बिल्कुल। तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो फिर मुझे और चाहिए था कि भाई और क्वेश्चंस मैं कहाँ से लगाऊं। तब मैंने वाईसीटी लिया, जो सिविल इंजीनियरिंग की है। जी उसके बाद मैंने उसको लगाया। बहुत लेंदी है, मानता हूँ बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मिलते हैं, उसका लेवल आपको मेरे ख्याल से क्लस्टर इतना बड़ा शायद कुछ किताबों में मिलेगा। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज आकाश श्रीवास्तव है ऑन द बिहाफ ऑफ यूथ कंपटीशन टाइम्स। और आज हमारे साथ सर हैं मिस्टर शिवम पांडे सर, जिन्होंने एसएससी जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो ऑल इंडियन रैंक थी एआईआर, वो 9 थी। और आज हम लोग शिवम सर से बात करेंगे और जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजीज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, कि एसएससी जेई का एग्जाम जस्ट अबाउट टू बिगिन, शुरू होने वाला है। नवंबर में एग्जाम होगा और कुछ ही दिन बचे हुए हैं एग्जाम में। तो शिवम सर, जो कि ऑल इंडियन रैंक टॉपर हैं, 9th रैंक आई थी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इन ये जो बचे हुए दिन हैं, वो 30 से 35 दिन या फिर 40 दिन जो भी हैं नवंबर में, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल होगा, अभी डेट नहीं आई है। तो उन इन दिनों में पढ़ाई कैसे की जाए, तो ये हम शिवम सर से जानेंगे। शिवम सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और स्वागत करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ, बहुत बहुत थैंक यू मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। वाईसीटी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, जो भी प्रिपरेशन किया है जिसने भी प्रॉपरली। आई एम वेरी ग्लैड कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ जुड़े हुए ओके। तो सर, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सभी जुड़ चुके हैं। वो सभी आपके बारे में जानना चाहते हैं। पहले तो एक कंसाइजली अपनी बेसिक डिटेल्स बताइए, आपने अपनी स्टडी कहाँ से की और आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया? हैं। एक्चुअली मैं बेसिकली रहने वाला इलाहाबाद का हूँ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ओके और मैंने अपने क्लास 10th और 12th बथनी कॉन्वेंट स्कूल, जो कि इलाहाबाद के ही एक नैनी एरिया में सिचुएटेड है, ओके। सीबीएसई बोर्ड से है। तो वो मैंने क्लास 12th मैंने 2014 में किया था। और गैप नहीं लेते हुए, मेरा मतलब शुरू से ही प्लान यही था कि जो गैप हम यहाँ पर लेंगे उसको हम सेव करते हैं ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो वो प्लानिंग बहुत पहले से थी। और फिर उसके बाद 2014 में मैंने यूपीटीयू का पेपर दिया था, जिसको कि अब आप एकेटीयू के नाम से जानते हो। जी जी तो जी। उसमें हुआ था। तो फिर मैंने यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि यहाँ नैनी में ही सिचुएटेड है, तो वहां से मैंने 2014 में बीटेक अपना सिविल इंजीनियरिंग से शुरू किया। और 2018 में जो वाइंड अप हुआ, और ठीक ठाक मार्क्स के साथ हम लोग सक्सेसफुल रहे बीटेक करने में अपना। उसके बाद फिर हमने कंपटीशन की तरफ फेस ऑफ किया। ऑलराइट। तो सर, जो एसएससी जेई का आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो 2019 में उसका नोटिफिकेशन आउट हुआ था। और नवंबर 2021 में उसका रिजल्ट आया। और शायद ये अर्ली मंथ में, 2022 के अर्ली मंथ में आप लोगों को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ। तो सर, मैं फिर से बता दूं कि 2022 में नवंबर में फिर से एसएससी पेपर करवाने जा रही है जूनियर इंजीनियर का। और काफी बच्चे बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर जी। रहे हैं इस एग्जाम का और तैयारी भी कर रहे हैं। तो अब सर, मेन पॉइंट पर आते हैं कि ये बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं और काफी स्टूडेंट नर्वस भी रहते हैं कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है। तो आप, क्योंकि आप एआईआर आपकी 9 है और आप टॉपर हैं, तो आप क्या स्टूडेंट को मतलब स्ट्रेटेजीज शेयर करना चाहेंगे कि इन बचे हुए दिनों में वो तैयारी किस तरीके से करें, और आपने तैयारी किस तरीके से की जिसके कारण आपकी ऑल इंडियन 9th रैंक आई? ओके। सबसे पहली बात कि भाई, वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। मेरे साथ के भी कई फ्रेंड्स हैं जो कि इसके लिए अपेयर होने जा रहे हैं। तो मैं बेसिकली जो मैं अपने फ्रेंड्स को बताता हूँ, वही मैं यहाँ पे भी किसी ऑनेस्टी के साथ बताना चाहूंगा कि भाई देखिए, आपने जो फाउंडेशन आपको बिल्डअप करनी थी, वो जो भी सीरियस कैंडिडेट होगा उसने अभी तक अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर ली होगी। बिल्कुल। ऑब्वियसली, मतलब अब उसके पास ऐसा, आज के डेट में कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि जो उसको ऐसा लगे कि हाँ मुझे ये भी पढ़ना है, अभी ये बिल्कुल। रह गया है। और अगर रह गया है तो मेरी बात मानिए कि अब उसको रहने ही दीजिए। अब जो आपने तैयारी कर ली है उसको आप अपने कॉन्क्रीट करने की उसको कोशिश करिए, उसको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ
उसको इतना उस पर ग्रास्प आ जाए आपका कि किसी भी पॉइंट से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं, एक लाइन से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो किसी भी चीज को हल्के में छोड़ना नहीं है। और अब समय है अपनी तैयारी का, आपको लेवल देखने का कि आपकी तैयारी किस लेवल पे पहुंची। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज होती है कि आप टेस्ट दीजिए, आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए। और टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, डजेंट मैटर। मेरे भी बहुत कुछ खास नहीं आते थे, रैंक बहुत अच्छी नहीं आती थी मेरे टेस्ट में। बट आप टेस्ट, बेसिकली क्या होता है, टेस्ट आपको बताएगा कि हाँ आपके पास इतना समय आपको इस क्वेश्चन को, इस पार्ट को सॉर्ट आउट करने में लग रहा है। उस जी क्वेश्चन को लगाने में कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है। यहाँ पे आप एसएससी नॉलेज के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट मांगता है, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आप देख लो। जी जी तो टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट आप यहाँ से सीखो। यहाँ से जो नए क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, जिनको कि आप अपने पास रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने शायद इतना लंबा, ऑब्वियसली सिविल का कोर्स इंजीनियरिंग में सबसे लेंदी माना जाता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि आपसे कुछ चीजें छूट सकती हैं। तो वहां से ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, जहां से आपको एकदम बुलेट पॉइंट्स में सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जहां पे सीधे कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस मिल जाते हैं। उसको आप अपने नोट्स में ऐड करिए और एकदम रिगरस रिगरस रिवीजन करिए। बिल्कुल। तो सर आपके क्या मतलब प्रीलिम्स में आपके कितने मार्क्स थे और मेंस में कितने मार्क्स थे एसएससी जेई में? प्रीलिम्स 7.72 थे टू बी एग्जैक्ट। और मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे बने थे, 255 आउट ऑफ 300। ओके। तो फिर ओवरऑल मार्क्स आप समझ ही रहे हैं, 392.72 बना। और उसके बाद फिर आपके सामने ये जो है। उसके बाद उसके बाद आपने जो मतलब मॉक टेस्ट वगैरह दिया उसमें कोई रैंक वगैरह, जैसा कि आपने बोला कि रैंक डजंट मैटर, बट एक्चुअल में क्या हुआ वो आपने ऑल इंडियन रैंक 9, वो बहुत बड़ी चीज होती है। और टॉप 10 मतलब टॉप 10 के अंदर आपकी रैंक आई, AIR 9 आई, बहुत अच्छी बात है। तो सर आपने मतलब प्रीलिम्स की तैयारी, जैसे प्रीलिम्स में क्या सिलेबस किस तरीके का होता है और उसमें जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उसकी तैयारी आपने किस तरीके से की? प्रीलिम्स, मैं वही कह रहा हूँ, ये कोई भी इंटरव्यू जो भी इंसान देख रहा होगा, जो भी देखेगा, वो ऑब्वियसली अपने पढ़ाई के लेवल के उस पॉइंट पे होगा जहां की अब उसको कुछ एडिशनल हेल्प आउट चाहिए, है जी ना। सिलेबस बहुत लेंदी है, जाहिर सी बात है। एक बार में आप देखोगे तो जाहिर सी बात है घबरा जाओगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी है। और हम सब जानते हैं कि पीसीएम के बच्चों का नॉन टेक से बहुत दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। बिल्कुल हिस्ट्री, बिल्कुल सिविक्स, ज्योग्राफी, ये सब उनके लिए हिस्ट्री ही होती है, जो कि उन्होंने बेसिकली क्लास 10th में छोड़ दी थी, और उसके बाद से उसको उठाने की उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी बिल्कुल बिल्कुल। है। तो बात यह है कि यहाँ पर सबसे बड़ी फाइट होती है स्टूडेंट की कि भाई आप नॉन टेक कैसे पढ़ोगे, जी क्योंकि जी टेक्निकल हर बंदा पढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सबको बिल्कुल। टेक्निकल आती है। किसी को थोड़ी सी कम, किसी को थोड़ी सी ज्यादा, बात वही पड़ जाती है। फाइट जी टेक्निकल में है ही नहीं, जी मेरा माने तो। क्योंकि टेक्निकल तो सभी तैयार किया है ना इंसान, क्योंकि बिल्कुल। सबने बीटेक किया 4 साल, उसमें भी बीटेक वही किया, पढ़ा बिल्कुल उसने, बिल्कुल। तैयारी की कोचिंग की, वहां पे भी उसने बेसिकली टेक्निकल ही पढ़ा। ओके। और अभी आप अभी यहाँ फाइट होती है बेसिकली, आप नॉन टेक्निकल और रीजनिंग पे क्या कर सकते हो। जी जो आपके रैंक मेकिंग नंबर्स होते हैं वो यहीं से आते हैं, बिल्कुल। क्योंकि टेक्निकल सबका साउंड है, जी जी डिस्क्रिप्टिव भी सबका साउंड है, सबने सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं, सब फुल लेंथ एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यहाँ मेन फाइट आती है कि आप नॉन टेक्निकल में आप कैसे करते हो, नॉन टेक्निकल में आप क्या करते हो। नॉन टेक में एक नंबर का भी फासला आएगा ना, तो वो आपकी रैंक आगे पीछे कर देगा। तो मैं कहूंगा कि नॉन टेक्निकल, खैर अब तो बच्चों के पास समय नहीं है, अब जो भी अगर फ्रेश तैयारी करेगा उनके लिए, कि नॉन टेक्निकल को हल्के में मत लीजिए। और नॉन टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि आपको पढ़ने में समय तो बहुत लगेगा, लेकिन उसके 50 क्वेश्चन बनाने में हमारे, हमको नहीं लगता 7 से 8 मिनट से ज्यादा लगते हैं। क्योंकि उसमें बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको आते हैं तो वो आपको आते हैं, आपको नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। और अगर आपको नहीं आते और उस पर आपने दिमाग लगाया, तो वो, आई थिंक 99% ऑफ द टाइम्स वो गलत ही होना आंसर। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ऐसा रहता है कि बहुत कम समय में बहुत अच्छा स्कोर उसमें बनाया जा सकता है। मेरा कहना है कि अगर 35+ भी इंसान बना ले जा रहा है, अगर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स में, ओके। तो वो काफी अच्छा एक्सेल कर जाएगा। और रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो हम लोग जिस लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रीजनिंग बहुत ज्यादा हैवी नहीं होती।
टाइम टेकिंग होती है ऑब्वियसली, तो उसकी प्रैक्टिस चाहिए। हम कहते हैं भाई आप पूरा दिन टेक्निकल पढ़े, 2-3 घंटे 1-2 घंटे नॉन टेक्निकल पढ़े, रीजनिंग करिए। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, दिन के 50 क्वेश्चन उठाइए जो कि पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं, उसको टाइम बाउंड करिए, क्योंकि उसके एक भी ऐसे क्वेश्चन होंगे नहीं जो आप बना नहीं पाएंगे। ईगो पे मत लीजिए उसको, क्योंकि क्वेश्चन आप बना सारे सकते हैं, लेकिन बात बिल्कुल। यह है कि उस पर्टिकुलर लिमिट ऑफ टाइम के अंदर बना सकते कि नहीं, है ना। जी 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 तो जी। क्वेश्चंस को बनाइए, टाइम बाउंड करके बनाइए, और टाइम को मैनेज करते हुए अच्छे स्कोर ले आने की कोशिश करिए। तो ये जो 100 नंबर होता है ना, ये बहुत वर्सेटाइल होता है। लड़के बिल्कुल इसको जो है हल्के में ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा इशू होता है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, और टेक्निकल तो भाई आप सब लोग महारथी हैं उसमें। तो सभी एसएससी जेई का जो पेपर देने जा रहे हैं नवंबर में अपियर होंगे एसएससी जेई के एग्जाम में, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग शिवम सर हम्म। ऑल इंडियन टॉपर की बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। और उनका कहना है टेक्निकल में बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, कोई फाइट नहीं है, नॉन टेक्निकली है जो है आप लोगों के लिए, क्योंकि नॉन टेक्निकल में एक तो जीएस आता है प्रीलिम्स में जो कि बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, और उसकी तैयारी तो आप सभी लोग कर ही रहे होंगे और कर भी चुके होंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो लास्ट के समय में शिवम सर यही बता रहे हैं कि रिवीजन करें और टेस्ट दें, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके फुल लेंथ टेस्ट और मॉक टेस्ट वगैरह दें, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन के लेवल को जो है जज कर पाए कि मेरी प्रिपरेशन लेवल कहाँ तक है। तो सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि कोई पर्टिकुलर बुक वगैरह भी होगी जो भी आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले प्री की बात करता हूँ। तो प्री के लिए बेसिकली मैंने सबसे पहले, क्योंकि हम लोग बीटेक से थे, और बीटेक करने के बाद हम लोग जब निकले तो सबसे पहले हम लोग को गेट और ईएससी दिखा। जी। तो हम लोग के पास ईएससी की ऑब्जेक्टिव की प्रीवियस ईयर की किताबें थी, ओके। तो उसको हम लोग ने लगाया था। और जब हमने एसएससी की तैयारी शुरू की, तो वहां पर हमने ईएससी के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर थे, तो उसको एटलीस्ट मैंने 2 से 3 बार तो लगाया ही होगा। तो वहां से एक आप हायर लेवल की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद फिर जब वहां से नीचे आए, तो फिर हमने एक तरीके से जेई का सिलेबस, ऑब्वियसली सब जानते हैं कि जेई का सिलेबस ईएससी से बहुत अलग होता है, जी जी बहुत वेटेज का इधर उधर होता है। सिलेबस आप मोटा मोटा देखेंगे तो सेम ही है, बट क्वेश्चन जी पूछने के तरीके, उनका पॉइंट ऑफ हिटिंग क्या रहता है, वो सारी चीजें अलग रहती हैं। तो वहां पर आप जो क्वेश्चंस उठाते हैं, तो फिर मैंने जो एसएससी के प्री के लिए बुक उठाई थी, तो वो मैंने आईएएस मास्टर की, क्योंकि मैंने कोचिंग भी ऑब्वियसली वहीं से की थी, तो मैंने आईएएस मास्टर की ऑब्जेक्टिव किताब, जो लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिसमें, मैंने वो ली थी। वो किताब काफी, मतलब एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें एरर्स बहुत नहीं है, बहुत ही माइनर एरर्स आपको मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो ऐसे एरर्स मिलेंगे नहीं। और बहुत ही ओके टू द पॉइंट है, ओके एक्सप्लेनेशन के साथ किताब है। तो उसकी किताब मैंने लगाई थी प्रीवियस ईयर, तो उससे काफी आइडिया मुझे मिल गया था कि हाँ एसएससी किस तरीके के सवाल हमसे पूछना चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे। जी उसके बाद मैंने गुप्ता एंड गुप्ता की बुक, सभी जानते होंगे, उसको मैंने सॉल्व सॉल्व किया। और ये सारी चीजें जब हो गई मेरे साथ, फिर टेस्ट मेरे पास एक बहुत बड़ा एक, जो है एक प्लेटफॉर्म था जहां से मुझे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे मिले। जी और जब एकदम लास्ट में मेरी प्रिपरेशन एक हो गई, फिर मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस करने के लिए और चीजें चाहिए। क्योंकि इंसान जब 1 साल 2 साल पढ़ता है ना, तो फिर वो 1-2 साल में जितना पढ़ना होता है उसको पढ़ लिया होता है। फिर जी उसको जी चाहिए होता है बेसिकली क्वेश्चंस लगाना, जी क्योंकि एग्जाम्स में आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछने जा रहा है कोई, आपसे क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे बिल्कुल जाएंगे, तो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो फिर मुझे और चाहिए था कि भाई और क्वेश्चंस मैं कहाँ से लगाऊं। तब मैंने वाईसीटी लिया, जो सिविल इंजीनियरिंग की है। जी उसके बाद मैंने उसको लगाया। बहुत लेंदी है, मानता हूँ बहुत लेंदी है, लेकिन उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो मिलते हैं, उसका लेवल आपको मेरे ख्याल से क्लस्टर इतना बड़ा शायद कुछ किताबों में मिलेगा नहीं। तो वाईसीटी की किताबें, मतलब क्वेश्चंस का एक अच्छा खासा रेंज है, जी। लाइट लेवल क्वेश्चंस, मीडियम लेवल, हाई लेवल क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप जिस भी लेवल की तैयारी करना चाहें, उस क्वेश्चंस को लगाने में बहुत ही एक बेनिफिट होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो सर इस समय फिर मतलब आप कैसा फील कर रहे हैं कि मतलब AIR 9 ऑल इंडियन रैंक 9 मतलब बहुत ही बड़ी चीज होती है, टॉप 10 के अंदर आपने रैंक ले आई, और जो कि मतलब कोई भी जो बंदा होता है अगर वो तैयारी कर रहा होता है तो वो मतलब सोचा नहीं होता है मतलब
पहले से भी कि इतनी रैंक मेरी बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि आपने बताया कि मॉक टेस्ट में रैंक वगैरह वो डजंट जाहिर सी मैटर, बात। दैट डजंट मैटर। तो फिर जब अचानक से रिजल्ट आउट होता है और लिख करके आता है यार 9, जब आपको पता चलता है तो वो खुशी आपकी कैसी थी, वो भी आप प्लीज शेयर करिए स्टूडेंट, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है स्टूडेंट को। तो वो कैसी खुशी थी आपकी, उसको प्लीज सही शेयर बात, सही करिए। बात। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने एकदम बिल्कुल भी नहीं सोचा था ऐसा कि कुछ होने वाला है। ठीक है, मैंने अपने एंड से पूरा दिया था। मेरे एंड से मैंने अपना दिया हुआ था, क्योंकि देखिए, आप जब भी तैयारी कर रहे होते हो, और मैं आपको बता दूं कि मेरा पहला एग्जाम है गेट के बाद, ये मेरा ओके। पहला एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई किया है। और एसएससी एक तरीके से कहा जाए तो मैंने 18 भी दिया था, 2018 भी दिया था, बट वो मैं उतने सीरियसली मैंने दिया नहीं था, क्योंकि उस समय मेरा टेक्निकल मैंने पढ़ा था और नॉन टेक्निकल और रीजनिंग बिल्कुल जीरो था। ओके। तो जब मैं इधर आया तो पहली बार मैंने 2018 का पेपर जब दिया तो मेरे मार्क्स 103 के अराउंड बने। और उस समय कट ऑफ 127 गई। ओके। ये देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ भाई, 100 नंबर का भी सिलेबस हमने नहीं पढ़ा था, उसके बाद मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि हाँ, अब इसके लिए प्रॉपर एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन अगर करते हैं हम लोग तो ये कुछ रिजल्ट मुझे दे सकता है। जी जी। तो फिर मैंने एसएससी 2019 की प्रिपरेशन की, और देखिए फिर मतलब होता चला गया और यहाँ अच्छा। पे हैं। तो मतलब ऐसा था कि उस समय ऐसा था। जी जी जी, बताइए। बताएं। नहीं नहीं, काफी अच्छा लग रहा है सुन करके आपको, आप बोलिए, मैं सुन रहा तो हूँ। उस समय ऐसा तो उस समय ऐसा था कि मतलब जब एग्जाम देने गए हम, तो उस समय जब एग्जाम, भाई ऑब्वियसली उस समय कोई नौकरी नहीं लगी हुई थी और घर बैठना किसी को नहीं पसंद होता दुनिया में। साथ में बिल्कुल। इतने सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि दूसरे डिपार्टमेंट से हैं, दूसरे ट्रेड से हैं। तो वो सब जॉब कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी, उन लोग अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। अभी अपना ये था कि अपने बीच में बैठे हुए थे। मैंने एमटेक भी नहीं किया है, 3 साल में बैठा ही था, कुछ नहीं किया मैंने। मेरे कुछ जी। साथ में दोस्त थे, उन्होंने एमटेक भी कर डाला था, तो मेरे साथ बड़ा रिस्की सिचुएशन हो गया था कि मैंने 3 साल पूरे तरीके से गैप मार दिया और मैंने कुछ भी मेरे पास नहीं था। तो उस समय एकदम डू और डाई सिचुएशन थी मेरे लिए कि भाई इस समय नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए अब। क्योंकि घर वाले तो बहुत सपोर्टिव है मेरे, लेकिन एक अंदर से अपने होता है ना यार, इतने हाँ, दिन से कुछ कर रहे हैं, वो कुछ तो रिजल्ट ऑब्वियस नहीं सी आ बात। रहा। बिल्कुल। तो फिर मैंने तो फिर मैंने पूरा जान लगा दिया अपना कि भाई इस बार नौकरी चाहिए। मैं तो इतने तक को तैयार था कि भाई बीआरओ भी मिलेगा तो चलेगा, है ना। तो मैं तो इस मोटिव से गया था, मेरा कुछ ऐसा मूड ही नहीं था कि मैं टॉप करना है या फिर क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ ऐसा मूड नहीं था, मतलब मेरा था कि मैं नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जानी चाहिए इस बार। तो मार्क्स बिल्कुल। प्री में मेरे 137.72 थे, तो मुझे लगा था कि हाँ भाई, थोड़ा सा मेंस में मेहनत पड़ेगी, क्योंकि मार्क्स 140 अबव रहता है तो आदमी फील सेफ करता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसके बाद फिर मैंने पूरी तैयारी की मेंस की। मैंने, हम लोग के पास 3 महीने का स्पेस था, तो 3 महीने में मैंने मेंस की, तो काफी अच्छी तैयारी हुई थी मेरी। क्योंकि मेंस का थोड़ा सा ऐसा रहता है कि भाई क्वेश्चंस एक लिमिटेड रहते हैं, कि भाई हम्म। इतने से ही बन सकते हैं, क्योंकि लेंदी क्वेश्चंस बनने हैं, लेंदी क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट से नहीं बनाए जा सकते। लेंदी प्लस थोड़ा क्वेश्चंस सा का वो, एक प्रोफार्मा होता है जिस तरीके से वो चलते आ रहे होते हैं। तो मैंने मेंस की तैयारी बहुत अच्छे से की थी। प्लस वो जो नॉन टेक्निकल का जो पार्ट वो हटता है ना वो तो किनारे से, तो वो मेंस भी की एक। तैयारी अच्छे से करने के बाद, सही सही बात, सही बात। तो फिर अपने पास ये रहता है कि भाई सिर्फ टेक्निकल की हाँ। चिंता रहती है अपने पास, और उसमें तो बिल्कुल। सब लोग हैं ही हैं। फिर मैंने पूरी कोशिश की, पूरा तैयारी करके हम गए। डर भी लग रहा था कि भाई कैसे होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, सबसे बड़ा डर। तो फिर मैंने खैर, सबसे पहला तो डर मेरे अंदर यह है कि भाई 300 नंबर का पेपर होता है, 2 घंटे का समय रहता है, और अमूमन मैंने जितने लोगों का सुना है, लोग पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो पहले तो मेरा मोटिव था कि पूरा अटेम्प्ट करना है, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट तो एटलीस्ट करना है और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है। लेकिन 2019 का हमारी किस्मत ऐसी थी कि पेपर इतना ऐसा लेंदी नहीं था कि जिसको समय के हिसाब से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो मैंने पहले क्वेश्चन में करना शुरू किया, और आप और क्वेश्चंस खोज रहा था कि और क्वेश्चंस कहाँ हैं। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास 10 से 12 मिनट का समय बचा हुआ था, और मैंने 300 नंबर का पूरा अटेम्प्ट कर लिया था। तो मिला था, तो उसमें मैंने एक अच्छा रिवीजन भी मार लिया, क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल थे उनको रिसॉल्व करके भी देख लिया। जी जी। रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ऑब्वियसली रिजल्ट काफी देर में आया। 21 मार्च को पेपर हुआ था हम लोग का 2021 में, रिजल्ट हम लोग का नवंबर में आया है। तो एक अच्छा खासा गैप था रिजल्ट के बीच।
में, और वो पूरा एकदम डर का माहौल था उसमें जी, देर आया दुरुस्त कि आया। क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर अचानक से रिजल्ट आया, मेंस में, मेंस के मार्क्स आए। तो मैंने जब मेंस के मार्क्स देखे तो भी मुझे बिलीव नहीं हुआ। पहले मैंने मेंस और प्री के मार्क्स को ऐड अप किया। मैंने कहा कि टोटल 500 में कितना बन रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि 300 एंड अबव चाहिए रहता है एटलीस्ट सीपीडब्ल्यूडी के लिए। जी तो मैंने ऐड अप किया तो मार्क्स ठीक बन रहे थे। मैंने कहा कि यार मार्क्स तो अच्छे बन रहे हैं। तो उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह हुई, तब फिर ऑल इंडिया रैंक आई। फिर मैंने कहा कि यार मतलब ये अनबिलीवेबल था, बहुत ही अनबिलीवेबल था, क्योंकि एकदम मैंने बिलीव नहीं किया। एकदम मुझे मतलब मैं इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया था एक्चुअली उस समय। नहीं नहीं, फैमिली भी थी साथ में, सब लोग काफी खुश हुए और ठीक है। काफी अच्छा माहौल था। एक ओके। बहुत बड़ा बोझ हटता हो जैसा ऐसा लगा। तो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये लास्ट की, क्योंकि अब जैसा कि आपने बताया कि अब तैयारी करने का समय नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करने का समय है। जो भी हम लोगों को पढ़ना था वो हम लोग पहले से ही पढ़ करके आ रहे थे। अब समय है जो हमने पढ़ा है उसको चेक करने का। तो बहुत ही प्रीशियस इंफॉर्मेशन शेयर की। बस एक जाते जाते लास्ट में एक छोटी सी प्रीशियस इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि स्टूडेंट को अब ये जो बचे हुए 35 से 40 दिन है, इसमें बच्चे क्या करें। बहुत ही कंसाइजली बताइए एक बार फिर से। टेस्ट दीजिए, टेस्ट दीजिए। स्कोर पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। नए क्वेश्चंस में रिवाइज करिए, रिवीजन रिगरस करिए। समय कुछ नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल। नॉन टेक को उतना ही वेटेज मानकर चलिए नॉन टेक का, जितना वेटेज टेक्निकल का होता है। मैं इतने कहूँ। क्योंकि 2018 में जब आप पेपर दिए थे और आपके 103 नंबर आए थे, तो उसके बाद जब 2019 में आप अपीयर हो रहे थे तो आपको ये समझ में आ गया था कि जो फाइट है वो नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल में तो है ही नहीं। वो आपको 2018 में पता चल गया था। नॉन टेक्निकल में ही है। सही। ओके सर, तो शिवम सर, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ आपको कि आपने एसएससी का, जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया और एआईआर आपकी 9 थी। बहुत अच्छा लगा बात करके सर आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।